हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम क्या देख रहे हैं? हमने देखा है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर ऑलरेडी आप सभी ने देख चुके हैं, आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन मॉडल पेपर 2024 और 25 सत्र का, क्लास 11th का। कितने मार्क्स का है टोटल? 40 मार्क्स का है। और टाइम कितना है? 1 घंटा। क्वेश्चन कितने होंगे? तो 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। आप सभी बच्चे देख चुके होंगे इस मॉडल पेपर को। आइए हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि किसका आंसर कोई गलत सही तो नहीं दिया है ना। बस इतनी हम जानकारी करेंगे, आप इसके आंसर मिला लीजिएगा। मैं इसका सोल्यूशन बना दे रहा हूँ। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट में टेम्परेचर होता है, मास होता है, टाइम होती है, लेकिन मोमेंटम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मोमेंटम जो होता है बच्चा, मोमेंटम जो है, जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास, मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। मतलब ये क्या हो रही है? दूसरे यूनिट से जनरेट हो रहा है। दूसरे यूनिट से मोमेंटम को क्या किया जा रहा है? जनरेट किया जा रहा है। इसीलिए मोमेंटम आपका आंसर होगा। मोमेंटम क्या होगा? आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट पूछा है। तो नॉट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे वो स्ट्रेन एनर्जी हो, एनी एनर्जी हो, कोई भी हो, वो हमेशा वर्क के इक्वलेंट रहेगी। मतलब उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक। और हीट का भी, किसका? हीट का भी। ठीक है। क्वेश्चन संख्या थर्ड देखेंगे। क्या कह रहा? अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी इन टाइम इतने सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो आपको इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वेयर u इज इक्वल टू क्या दिया है? 0। और आपके पास v इज इक्वल टू दिया है कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है बच्चा? 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपके पास गिवन है, कितना दिया है? 5 सेकेंड। क्या दिया है? 5 सेकेंड। तो आपको a इजकल टू क्या आ जाएगा? इसमें वैल्यू में रख लीजिए तो v माइनस यू अपॉन में t। तो ये हो जाएगा 0। 30 - 0 अपॉन में 5, तो ये इसको कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड इसका। कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। आंसर, आंसर डी है। आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन संख्या फोर्थ देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन संख्या फोर्थ क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल टू मोशन विथ ऑलवेज। सारे देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं, वो तीनों के तीनों किस पे वैलिड होते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर। किस पर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर। किस पर वैलिड होते हैं? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर। किस पर होते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर होते हैं। when a force is applied, when a force is applied to an object in the direction of motion, एक फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। मतलब ऑलरेडी कोई वस्तु क्या हो रही है? मोशन में है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसी डायरेक्शन में उसको और क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। जैसे कोई आगे की तरफ दौड़ रहा और उसको हल्का सा क्या कर रहे हैं? और ज्यादा पुश कर दे रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा सर? एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। एक्सेलरेशन देखते हो ना, गति तेजी से बढ़ जाती है किसी को धक्का देने से, दौड़ते हुए को। तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेल। अरे जब यहाँ पर कांस्टेंट लिख ही दिया तो क्वेश्चन क्यों बनाया?
क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, खाली बस अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका काम कर रहा है तो आप ये आंसर कर लेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, अरे भैया दो वेक्टर का मैक्सिमम कब होगा? रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगी सर? जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, तब आर भी क्या मिल जाएगा आपको? मैक्स मिल जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आइए एट्स पे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर को ही क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 पे आएंगे। व्हाट इज द एंगल, अच्छा पूरा ऑप्शन नहीं है इधर, नाइन्थ, नाइन्थ का, हाँ। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज? सर रेंज इज इक्वल टू, अभी कल ही में कराया, u इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g होता है। ठीक है, तो आर मैक्स होने का मतलब है, आर मैक्स होने का मतलब है साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल कितनी होती है? तो 1 होती है। तो 1 कब होती है? जब 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 90। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? 1 होगी, और 1 कितने पे होता है? 90 डिग्री पे, यानी कि 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 90 के। तो आप ये देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि आप इन सब क्वेश्चनों के यूज टू हो चुके हैं, इन सब क्वेश्चनों के आप यूज टू हो सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल में आर मैक्सिमम कहाँ मिलता है, एच मैक्सिमम क्या मिलता है, एच मैक्सिमम पे वेलोसिटी के कंपोनेंट का क्या होता है, ये सब चीजें आप क्या हो गए हैं? यूज टू ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए क्वेश्चन संख्या 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन? देखो, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीजें कांस्टेंट होती है। एक तो होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि ये किसके कारण होता है? ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, और सिर्फ वाई डायरेक्शन में। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई चीज कांस्टेंट होती है तो यू एक्स, वेलोसिटी का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये भी कांस्टेंट रहता है और ये भी कांस्टेंट, क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। तब इनमें से कोई भी है वो आंसर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा इसमें, स्पीड नहीं। क्यों? क्यों स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा? क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। अगर वर्टिकल वाला देखेंगे वी वाई तो वो तो कांस्टेंट नहीं रहता है, हॉरिजॉन्टल वाला कांस्टेंट रहता है। ये किसका है? हॉरिजॉन्टल का है। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 चलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड लॉ क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू हिज अप्लाइड नेट फोर्स, उस पे लगाए गए सारे फोर्स के बराबर होगा उसमें चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यही होता है न्यूटन का लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। 12th देख लीजिए, 12th, अ बॉल ऑफ द मास स्ट्राइक रिजिड वॉल, और वो क्या हो जाता है? -2b। ये तो इतनी बार मैंने क्वेश्चन कराया है, इतनी बार कराया, हर पेपर मैं 2024 करा दिया, 23 करा दिया, 22 करा दिया, 20 करा दिया, सारे पेपर में ये क्वेश्चन आया है। ठीक, चैप्टर जब पढ़ाया है तब भी कराया है, जब यूट्यूब पे कराया है तब भी कराया है, चाहे जहां कराया ये क्वेश्चन तो आता ही आता है।
तो आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 12, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन इज यूज, लुब्रिकेशन किसके लिए यूज होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में या क्या डिक्रीज करने में, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में या डिक्रीज करने में। क्लियर क्या बच्चा? चलो क्वेश्चन संख्या 14, 14 क्या कह रहा है कि फोर्स गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मास इज इक्वल टू 1 केजी, मास इज इक्वल टू 1 केजी। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम, एफ बाई एम यानी कि 10 अपॉन में 1, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा? 10 बचेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा भी। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सर ये तो होता है k इज इक्वल टू होता है, k इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपॉन में 2m, p स्क्वायर अपॉन में 2m। आंसर इसका डी। सर 16 देख लीजिए, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डबल। तो सर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर होता है, यानी कि के ई जो होगा, के ई प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। अब देखिए अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके स्क्वायर गुना हो जाएगी। तो डबल किया है, ट्रिपल किया है, क्या किया है? ट्रिपल, यानी कि 3 टाइम्स कर दिया। क्या कर दिया? 3 टाइम्स कर दिया। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स। तो एनर्जी कितना बढ़ जाएगी? 9 टाइम्स हो जाएगी पहले की तुलना में। आइए क्वेश्चन संख्या हम 17 चलते हैं। 17 कह रहा है 1 हॉर्स पावर। सर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ऐसा लगेगा ये पावर का है, नहीं ये एनर्जी का ही है। अगर वॉट की बात करता, वॉट की बात करता तो पावर होता। वॉट में टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी कि वापस एक इसमें हो गया एनर्जी में। इसका मतलब है किलोवाट आवर को आप किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं? देखो वॉट का एक किलो का मतलब किलो, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। क्या होता है? जूल पर सेकेंड। और यहाँ क्या है? आवर। इसका मतलब ये है। तब देखिए यहाँ भी टाइम है, ये भी टाइम है। अगर मैं इसको ये कर दूं आवर को 3600 सेकेंड, तो ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, यानी कि किलो वॉट आवर को आप क्या लिख सकते हो? 3600 किलो जूल। तो ये तो एनर्जी ही है, ये तो एनर्जी ही है। तो 18 अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, गलत होने के चांसेस हैं उसमें। एनालॉग ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास होता है। जो काम मास करता है ट्रांसलेशन मोशन में, जो काम मास करता है ट्रांसलेशन मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करती है काइनेटिक रोटेशन मोशन में। इसमें रोटेशन मोशन। चलिए आइए क्वेश्चन संख्या 20 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 कहते हैं वेयर इज द सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड। सर यूनिफॉर्म है यानी कि कहाँ होगा? एट द मिड पॉइंट। क्या होगा? एट द मिड पॉइंट। यूनिफॉर्म के लिए, किसी भी यूनिफॉर्म या सिमेट्रिक बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ग्रेविटेशनल सेंटर के कॉन्साइड कर जाता है। ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर। सर ये भी बहुत आता है, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5, 2/5 mr स्क्वायर, और होलो के लिए होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो सॉलिड के लिए पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 22 देखेंगे, व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। स्केप वेलोसिटी याद रखें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड
इतनी वेलोसिटी होती है। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेट, सन जो है वन ऑफ फोकसी पर होता है। देखो ये है आपका इलिप्स, तो यहाँ पे है आपका ऑर्बिट, तो ये यहाँ या तो यहाँ, इन दोनों में से ये वन या तो टू पॉइंट, इन दोनों में से कहीं भी सन मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। विच द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मोशन इज अप्रोक्सीमेटली, सर 1/6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन मून का क्या हो जाता है? मून का 1/6 टाइम है अर्थ के, मून के अर्थ का जो ग्रेविटी वैल्यू है, जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है? 9.81। वहां पर कितनी होगी? 9.81 से को 6 से डिवाइड कर दीजिए, वो वैल्यू आएगी। अराउंड 1.66 के। For a satellite moving the orbit around the Earth, the kinetic energy and potential k by u पूछ रहा है। k by u बेटा 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2 आएगा। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रख के काम आएगा। रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि F अपॉन में एरिया, वो भी रजिस्टिंग, तो ये किसके बराबर होगा? ये स्ट्रेस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? स्ट्रेस के बराबर होगा, ना कि स्ट्रेन के। सबस्टेंस विच हैव स्ट्रेस टू कॉज लार्ज स्ट्रेन, लार्ज स्ट्रेन जानते हैं किस में पड़ता है? लार्ज स्ट्रेन पड़ता है इलेक्ट्रोमर में। किस में आएगा? इलेक्ट्रोमर में। इलेक्ट्रोमर में सबसे लार्ज स्ट्रेन देखा जाता है। वन पॉइस इज इक्वल टू होता है, वन पॉइस इज इक्वल टू होता है, वन पॉइस इज इक्वल टू होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी इसका। 28 का क्या हो जाएगा? बी। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड इज मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। किसके हो जाएगा? सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के होगा। The drop of water broken into two drop, sum of the which of the property is equal to, सर अगर वाटर कोई ड्रॉप को आप गिराइए, दो ड्रॉप को, एक ही ड्रॉप है और एक ड्रॉप को गिराइए और वो दो भागों में बट जाए, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, बाकी सरफेस एरिया बदलेगा, सरफेस एरिया बदल जाएगा, सरफेस एरिया बदल जाएगा और सरफेस एनर्जी भी बदल जाएगी। तो क्या आएगा? वॉल्यूम। क्या आएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहेगा, रेडियस भी बदल जाएगा। विच ऑफ द हीटेड फ्रॉम द 0 to 4 डिग्री, हमेशा याद रखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी, डेंसिटी क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम कौन सा होता है? डेंसिटी होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो मिनिमम कौन होगा? वॉल्यूम जो होगा वो मिनिमम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो मिनिमम होगा। कैसा होगा? मिनिमम होगा। मतलब अगर हम 0 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ जाएं तो वॉल्यूम में घटेगा, अगर हम 10 डिग्री से फिर 4 डिग्री जाए तो भी वॉल्यूम में घटेगा। ठीक है, समझ में आई बात? कि 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या होता है वाटर का? मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। डेंसिटी मैक्सिमम। चाहे इधर से इधर आओ, चाहे इधर से इधर आओ, वॉल्यूम घटेगा। तो इसका 31 का क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा बी। आइए बात करते हैं 32। 32 द ऑब्जर्विटी ऑफ परफेक्ट बॉडी 1 होता है। सर अल्फा की वैल्यू कुछ क्या है? अगर हम बात करें तो किसकी बात कर रहा? अल्फा की। किसकी बात कर रहा? अल्फा की। जब सरफेस पर इंसिडेंट रे आती है और वो किस में तीन भागों में बट जाती है, एक रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एक ट्रांसमिट कर जाएगी और एक क्या? ऑब्जर्व कर जाएगी। तो वो वही उसी की बात कर रहा है। 33 द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डील करता है? टेम्परेचर को।
जीरोथ लॉ किसको डील करता है? टेम्परेचर को। फर्स्ट लॉ किसको डील करता है? फर्स्ट लॉ डील करता है एनर्जी को, एनर्जी कंजर्वेशन को। सेकेंड लॉ किसको डील करता है? एंट्रोपी को। 34 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, अरे भाई अभी बताया मैं, फर्स्ट लॉ किसको? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को। 35 एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। सर यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की बात हो रही है, यानी कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अब देखो एफ का हो जाएगा न्यूटन, इसका होगा मीटर का स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर को जूल आप लिख सकते हो, तो जूल मीटर अपॉन में केजी का स्क्वायर। अब देखो क्या है, अच्छा गैस का कह रहा है, ओ हो, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने यूनिवर्सल कांस्टेंट से पढ़ा। अच्छा आर की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा? आर, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीवी, पीवी अपॉन में टी। तो पीवी एक प्रकार से क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और जूल पर मोल क्या आ जाएगा? जूल पर मोल और पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन कहीं है? हाँ ऑप्शन रहा है ये, बी ऑप्शन। मैंने यूनिवर्सल कांस्टेंट फ्रिक्शन ओ ग्रेविटेशन वाला समझ लिया था। ठीक है बच्चों, मैंने गैस पढ़ा ही नहीं था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख सकते हैं। जब मैंने मोल देखा तब याद है, ओ यहाँ तो गड़बड़ हो गई। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर मोनो एटॉमिक यानी कि आपको किसकी, हाइड्रोजन या हीलियम की बात कर रहा है, कितनी होती है? 3 होती है। मोनो एटॉमिक के लिए याद रखें, मोनो के लिए 3, डाया के लिए, डाया के लिए 5 होती है, ये बस याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 37, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दैट कंप्लीट 10 ऑसिलेशन, ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा? 10। तो 20/10 कितना हो जाएगा? 2 होगा क्या? सेकेंड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड 2 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो अपोजिट कर दीजिए, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? सर हर्ज होती है। क्या होती है? हर्ज, जिसको आप एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आइए चलते हैं 39 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। बाकी सब क्या है यहाँ पे? लॉन्गिट्यूडनल है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है? एम्पलीट्यूड। क्या होगा? एम्पलीट्यूड। और ये आपका कौन सा हो गया? क्वेश्चन संख्या 14। ठीक है, आप अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। जो क्वेश्चन में आपको समझाने वाला न्यूमेरिकल था वो भी मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो ज़रूरत हो वो स्क्रीनशॉट लें, अपने नोट्स में ऐड करें और रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें। ठीक, बैठ के गप्पा मत करें, ठीक, क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।